Hello everyone, welcome to गुरमंत्रा Academy. I am your educator निधि दुआ and आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं. दैट विल बी बेस्ड ऑन बॉन्ड पैरामीटर्स एज वेल एज अ थ्योरी नेम्ड VACPRT. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का सबसे पहला टॉपिक बॉन्ड पैरामीटर्स. पैरामीटर्स की अगर आप बात करते हो तो बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर आप मेजरली तीन चीज़ों को कंसिडर करते हो. नंबर 1 होगा आपके पास बॉन्ड लेंथ, इसके बाद आप डिस्कस करोगे बॉन्ड एंगल को एंड लास्ट में आप देखोगे बॉन्ड ऑर्डर. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक दैट इज बॉन्ड लेंथ. तो बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपके पास दो एटम हैं, एटम ए एज वेल एज एटम बी. तो एटम ए के न्यूक्लियस से एटम बी के न्यूक्लियस तक की जो दूरी होगी दैट विल बी नोन एज बॉन्ड लेंथ. तो आप क्या बोल सकते हो, एवरेज डिस्टेंस जो होगी ए एटम से एवरेज डिस्टेंस बी एटम तक की, उसे आप नाम देते हो बॉन्ड लेंथ. तो एवरेज डिस्टेंस, ओके, तो ये हो गया अबाउट बॉन्ड लेंथ. तो मान लीजिए ए एटम का जो रेडियस है दैट इज आर ए, बी एटम का रेडियस है आर बी. और मेजरली बॉन्ड लेंथ जो होती है दैट मेनली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स. तो ए एटम के लिए आपने रेडियस माना आर ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मानी एक्स ए. Similarly, RB is the radius for B atom and XB is the electronegativity for B atom. Okay? Now, अब आपके पास यहाँ पे दो केसेस आ जाते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो के बराबर हो और या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो के बराबर ना हो. तो केस 1 में जब आप बॉन्ड लेंथ निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू RA प्लस RB. ओके, क्यों ऐसा बोल रहे हो आप? क्योंकि XA माइनस XB इज इक्वल्स टू 0. XA और XB क्या है? XA माइनस XB इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स A एंड B. सिमिलरली सेकेंड केस में अगर आप बात करते हो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नॉट इक्वल्स टू 0 है तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? तो बॉन्ड लेंथ कुछ इस टाइप से होगी, DA माइनस DB इज इक्वल्स टू RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB. ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कुछ इस तरीके से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे जब आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नॉट इक्वल्स टू 0 हो. ओके, तो ये दो केसेस हैं जो कि आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे अफेक्ट करता है? बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस एक दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन फॉलो करते हैं. इसका मतलब अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी. ओके, एग्जाम्पल के रूप में आपको दे रखा है HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है विद रेस्पेक्ट टू HI. सेकेंड हमारे पास आ जाता है बॉन्ड ऑर्डर. तो बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बॉन्ड ऑर्डर या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स के साथ इनवर्स रिलेशन फॉलो करती है. इसका मतलब जितने ज्यादा बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे उतनी ही कम बॉन्ड लेंथ होगी. ओके, तो देखिए एल्केन की अगर आप बात करते हो तो एल्केन के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. एल्कीन की बात करते हो, एल्कीन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. वहीं एल्काइन के अंदर क्या होता है? एल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है. तो आपने ऑब्जर्व किया कि एल्केन से एल्काइन की तरफ जब आप मूव करते हो तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज हो रहे हैं इसका मतलब क्या होगा? बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी. ओके, तो यहाँ पे आपको यही चीज दिखाई हुई है कि एल्केन से एल्काइन की तरफ मूव करने पे बॉन्ड्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? डिक्रीज. तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है. ओके, एज यू कैन सी है. नाउ थर्ड कैरेक्टर है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन क्या है? कि बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इनवर्स रिलेशन फॉलो करती है 1/s कैरेक्टर के साथ. क्या मतलब हुआ कि जैसे जैसे S कैरेक्टर इंक्रीज होता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती जाएगी. ओके, नाउ सेकेंड है हमारे पास बॉन्ड एंगल.
तो बॉन्ड एंगल की जब आप बात करते हो तो बॉन्ड एंगल क्या होता है? द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड एंगल। दो बॉन्ड के बीच में, दो एडजेसेंट बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है दैट इज नोन एज बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? डिग्रीज में, मिनट्स में, एज वेल एज सेकेंड्स में। ओके तो मान लो अगर जैसे आपके पास O3 का स्ट्रक्चर है, हम O3 का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कल के लेक्चर में आपने देखा था कि O3 के अंदर रेजोनेंस पाया जाता है। तो O3 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ओके तो अब आप देखोगे कि जो दो साइमल्टेनियसली जो दो एटम हैं उनके बीच में जो दो बॉन्ड हैं उनके बीच का जो एंगल होगा उसे आप कंसिडर करते हो बॉन्ड एंगल। ओके तो इसे आप नाम दोगे बॉन्ड एंगल। अब हम बात करते हैं अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल्स। तो बॉन्ड एंगल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैसे अफेक्ट करते हैं? बॉन्ड एंगल नंबर ऑफ बॉन्ड्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, विच मीन्स कि अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करेंगे तो बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज करेगा। ओके सेकेंड पॉइंट है आपके पास हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर इंपॉर्टेंट केसेस आएंगे और इन केसेस से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की टेंडेंसी मैक्सिमम रहती है। ठीक है तो केस 1 क्या है? व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बॉन्डेड एटम्स आर सेम, बॉन्डेड एटम सेम है तो सेंट्रल एटम और लोन पेयर डिफरेंट है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आप लोग सीखोगे। अभी के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर बॉन्डेड एटम सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, बॉन्डेड एटम्स सेम है और हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन सेंट्रल एटम और लोन पेयर डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल नंबर ऑफ लोन पेयर के साथ इनवर्स रिलेशन फॉलो करता है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। ओके एग्जाम्पल देखो, CH4NH3H2O। आपने देखा यहाँ पे जो बॉन्डेड एटम्स है, बॉन्डेड एटम्स तो सेम है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है एंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो डिफरेंट है। यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है एंड यहाँ पे H2 है, ऑक्सीजन है। इसके अलावा आपने नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखने हैं। यहाँ पे 0 लोन पेयर्स हैं, यहाँ पे आपने देखा 1 पेयर लोन पेयर्स हैं। ठीक है इसके अलावा यहाँ पे 2 पेयर लोन पेयर हैं। ठीक है तो यानी कि 2 लोन पेयर है बोल सकते हो आप। यहाँ पे 1 पेयर है और यहाँ पे 2 पेयर है, 2 लोन पेयर्स हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे लोन पेयर्स का नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, यहाँ पे सेम है, लेकिन बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ओके तो यहाँ पे हमने यही बताया कि नंबर ऑफ लोन पेयर अगर बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, विच मीन्स अगर लोन पेयर ज्यादा हैं तो उसका बॉन्ड एंगल कम होने वाला है। तो ये था आपका केस 1। सेकेंड केस की तरफ हम मूव करते हैं। तो सेकेंड केस क्या बोलता है? देखो व्हेन हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बॉन्डेड एटम सेम है, लोन पेयर भी सेम है। पिछले वाले केस के अंदर लोन पेयर डिफरेंट थे, यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल एटम डिफरेंट होगा। तो क्या हो जाएगा कि जो बॉन्ड एंगल है दैट विल डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर लोन पेयर सेम हो गए, मान लो सब कुछ सेम है, सेंट्रल एटम डिफरेंट है, लोन पेयर सेम और सेंट्रल एटम डिफरेंट, तो क्या हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर जाएगा। अब देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक, इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है, विच मीन्स बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करेगा। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, NH3 का, और सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका होगा, NH3 का, और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, ASH3 का। ओके थर्ड केस हमारे पास है जब हाइब्रिडाइजेशन सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन बॉन्डेड एटम्स डिफरेंट है, विच मीन्स थर्ड केस को आप क्या कंसिडर कर सकते हो, लोन पेयर सेम लेकिन जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो कैसे हैं, डिफरेंट। ओके तो क्या हो जाएगा कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो इनवर्स रिलेशनशिप शो कर जाएगा विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा साइज ऑफ साइड एटम, जो साइड एटम का साइज है। ठीक है तो अब यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम गिवन है आपको तीनों केसेस के अंदर, OF2 Cl2O और Br2।
यहाँ पे देखो हाइब्रिडाइजेशन सेम हुआ, लोन पेयर सेम हुए, सेंट्रल एटम तीनों के अंदर क्या है, सेंट्रल एटम तीनों के अंदर ऑक्सीजन है, लेकिन बॉन्डेड एटम डिफरेंट है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे ब्रोमीन है। तो क्या होगा, आपने देखा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के अंदर जब आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। आपको पता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, और फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रही है विच मीन्स बॉन्ड एंगल जो होगा वो इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपने देखा केस थर्ड क्या बोल रहा है, लोन पेयर सेम है लेकिन बॉन्डेड एटम्स डिफरेंट है। तो उस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर इजीएस्ट वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 केसेस हो गए। इन तीनों केसेस को आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ नेक्स्ट केस इज बॉन्ड एनर्जी। थर्ड फैक्टर जो आप थर्ड चीज आप बात करने वाले हो दैट इज बॉन्ड एनर्जी। देखो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस जब होती हैं तो या तो उनके बीच में जब हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, हमें डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए होता है, तो उनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है एज वेल एज बॉन्ड का डिसोसिएशन होता है। तो जब किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ बॉन्ड का डिसोसिएशन हो रहा है, मीन्स आपको पता है रिएक्टेंट जो होता है, कोई भी रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है, विच मीन्स आप क्या बोल सकते हो कि रिएक्टेंट के अंदर तो बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है लेकिन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। तो साइमल्टेनियसली ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन है एज वेल एज बॉन्ड फॉर्मेशन है, इन दोनों को जब आप ऐड कर देते हो तो आपको पता चलता है कि बॉन्ड एनर्जी उसे बोला जाता है। बॉन्ड एनर्जी को भी बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं बॉन्ड एनर्जी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे अफेक्ट करता है, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विच मीन्स जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास है HF, HCl, HBr, HI। आपको पता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब यहाँ पे देखो साइड एटम सेम है तीनों के अंदर, हाइड्रोजन, और सेंट्रल एटम डिफरेंट है। सेंट्रल एटम के बेसिस पे पता करो कि ग्रुप है या पीरियड है। अब यहाँ पे ग्रुप दे रखा है विच मीन्स टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज करने लग जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब बॉन्ड एनर्जी भी डिक्रीज करेगी। ओके, सेकेंड केस है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। बॉन्ड ऑर्डर क्या बोल सकते हो, बॉन्ड ऑर्डर बोल दो या फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स बोल दो। ठीक है, एक ही बात है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी बोल सकते हो। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंक्रीज करेंगे बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज करती चली जाएगी। एल्केन से ज्यादा एल्कीन में और एल्कीन से ज्यादा एल्काइन में बॉन्ड एनर्जी होगी। जितने ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे तो उतनी ज्यादा ही एनर्जी चाहिए होगी तोड़ने के लिए। थर्ड केस है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज की बात करते हो तो बॉन्ड एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जितना ज्यादा एटम का साइज होगा उतनी ही कम बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी। ओके, एक्सेप्शनल केस आपको दे रखा है हेलोजन के अंदर, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी कैसे अफेक्ट करेगी, बॉन्ड एनर्जी, जितनी ज्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी, जितना ज्यादा पोलर बॉन्ड होगा उतनी ही ज्यादा बॉन्ड की एनर्जी होगी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी रेजोनेंस की वजह से भी इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्योंकि वहां पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन हो रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के साथ मतलब जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी। ओके, sp के अंदर मैक्सिमम s कैरेक्टर देखने को मिलता है दैट इज 50%। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 33% एंड sp3 के अंदर 25%। बॉन्ड एनर्जी जो होती है दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी बॉन्ड नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी ही कम बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि बॉन्ड एनर्जी को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब इनकी मदद से आप सारे के सारे MCQs जितने भी क्वेश्चन हैं वो इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
इसके साथ हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अभी तक आपने क्या क्या देखा? बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर आपने देखा बॉन्ड लेंथ आपने कंसिडर कर लिया, बॉन्ड एंगल आपने कंसिडर कर लिया, एज वेल एज बॉन्ड एनर्जी आपने कंसिडर कर लिया। अगर आप ये वाला लेक्चर अच्छे से कवर अप कर लेते हो, ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेते हो, तो आपको नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं मिलेगी, आपको अच्छे से फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और यहाँ से डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लास्ट 4 से 5 साल के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ओके, सो अच्छे से प्रिपेयर करो इस टॉपिक को। अब हम फर्दर मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज VSC-PR थ्योरी। ओके, या फिर आप इसे नाम दे सकते हो VSC-PRT। तो देखो VSC-PR थ्योरी क्या है? अब आपका रियल में केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाता है। अब जितनी भी थ्योरीज आप पढ़ोगे, इसके बाद आप VBT देखोगे, MOT हो गया, ये सारी की सारी थ्योरीज आपको बहुत हेल्प करेंगी पूरे केमिकल बॉन्ड्स को समझने के लिए, कि रिएक्शंस कैसे हो रही हैं, केमिकल नेचर क्या है चीज़ों का। ओके, तो इसके साथ साथ अब आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब आपको अच्छे से ध्यान देके चीज़ों को समझते चलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं VSC-PR थ्योरी, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। मॉलिक्यूलर शेप कैन बी डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट। तो बेसिकली क्या होगा कि VSC-PR की मदद से आप मॉलिक्यूल्स की शेप पता करोगे। क्या पता करोगे? मॉलिक्यूल्स की शेप। ओके, अब इलेक्ट्रॉन पेयर टेंड्स टू रिपेल ईच अदर। आपको पता है इलेक्ट्रॉन के जो पेयर होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब जब सामने एक दूसरे के सामने नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करने की टेंडेंसी रखेंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर अरेंज देमसेल्फ टू मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन देम। अब जब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इस तरीके से रिपल्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को इस तरीके से अरेंज करने की कोशिश करेंगे ताकि रिपल्शन कम से कम हो सके। ओके, द वैलेंस शेल और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल इज अज्यूम टू बी स्फेरिकल। इसके अलावा VSC-PR के अकॉर्डिंग जो वैलेंस शेल होता है, या फिर आप बोल सकते हो आउटर मोस्ट शेल होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी शेप को आप स्फेरिकल कंसिडर करते हो। मल्टीपल बॉन्ड्स आर अकाउंटेड एज सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड बाउंडेड इलेक्ट्रॉन पेयर एज अ सिंगल पेयर। ओके, मल्टीपल बॉन्ड्स को आप एज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर कंसिडर करते हो। Now, lone pair electrons have maximum repulsion and bond pair electrons have minimum. देखो, दो टाइप के पेयर्स, इलेक्ट्रॉन पेयर्स पाए जाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। एक को आप नाम देते हो लोन पेयर, दूसरे को आप नाम देते हो बॉन्डेड पेयर्स। ठीक है, LP और BP, ये दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके जब भी आप शेप्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर अज्यूम्स पोजीशन ऑफ द लीस्ट रिपल्शन। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो ऐसी पोजीशंस को एक्वायर करने की कोशिश करेंगे ताकि रिपल्शन कम से कम हो पाए। ठीक है, रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज ग्रेटेस्ट बिटवीन लोन पेयर एंड लीस्ट बिटवीन द बॉन्डेड पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिपल्शन का जो इंटरैक्शन होता है बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पॉइंट आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है कि रिपल्शन का जो ऑर्डर होता है व्हाट इज इट। तो बॉन्ड पेयर से ज्यादा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे ज्यादा लोन पेयर में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ देखने को मिलता है? बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और इंटरमीडिएट बिटवीन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। नाउ अब हम बात करते हैं अबाउट द पोस्टुलेट्स ऑफ VSC-PRT। VSC-PRT क्या था? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। सो सबसे पहला पॉइंट है, इफ द सेंट्रल एटम possesses ओनली बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सेंट्रल एटम के पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है along with the identical atom, then shape of the compound is symmetrical and according to Sidgwick and Paul। सिडविक और पॉल क्या है? ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हैं। इन दोनों ने बताया कि अगर सेंट्रल एटम के पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स हैं तो क्या होगा? जो कंपाउंड की शेप होगी, जो मॉलिक्यूल की शेप होगी, वो कैसी होगी? शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिकल। कैसी होगी? शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी सिमेट्रिकल।
ओके, तो ये तो आपकी पहली पॉस्टुलेट है अकॉर्डिंग टू VSE PRT। सेकेंड हम बात करते हैं सेकेंड पॉस्टुलेट की। तो ये सेकेंड पॉस्टुलेट आपको क्या बताती है? इफ द सेंट्रल एटम possesses बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर भी है, सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर है, तो जो शेप होगी मॉलिक्यूल की वो कैसी होगी? अनसिमेट्रिकल। कैसी शेप हो जाएगी? अनसिमेट्रिकल। थर्ड पॉइंट इज सिमिलरली ऑन हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइड एटम्स। अब अगर सेंट्रल एटम के पास बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के साइड एटम्स हैं, तो जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा बन जाएगा? अनसिमेट्रिकल। और उसके पीछे रीजन क्या होगा? ड्यू टू अनइक्वल फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा कि जब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के इलेक्ट्रॉन्स, अलग अलग टाइप के साइड एटम्स होंगे, तो सबके पास अपना अपना कुछ फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होगा वो बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स लगेगा, और सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो कैपेबिलिटी होगी, कैपेसिटी होगी फोर्स लगाने की, वो डिफरेंट होगी। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अबाउट ऑर्डर ऑफ रिपल्शन। आपने देख लिया ऑर्डर ऑफ रिपल्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर, इंटरमीडिएट होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर के बीच में। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, नोट कर लेना है। बाय इंक्रीजिंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड एंगल डिक्रीज बाय 2.5 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? इससे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मिल सकता है, और आप इजीएस्ट वे में कैलकुलेट कर लोगे बॉन्ड एंगल। अगर आपका एक भी लोन पेयर इंक्रीज हो रहा है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, आपको एक सीरीज गिवन है और आपसे पूछ लिया बताइए कि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, एक का आपको बॉन्ड एंगल दे दिया और दूसरे का आपको पूछा है, तो आप सिंपली क्या करोगे? जैसे जैसे बाय इंक्रीजिंग वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बॉन्ड एंगल को 2.5 डिग्री से कम करते चलोगे। ओके, next point is in the different molecules, if central atom has same number of lone pair of electron, the bond angle will depend upon the electronegativities of A and B। तो ये चीज आप पढ़ चुके हो, जब सेंट्रल एटम के पास सेम नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे तो बॉन्ड एंगल डिपेंड कर जाएगा ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इन H2O and H2S electronegativity of oxygen is greater than sulfur, which means bond order is maximum for H2O। ओके, ये पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछ लिया जा चुका है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, नोट करके चलना है, जिससे आपको आगे दिक्कत ना आए। ओके, तो अब हम आगे बात करते हैं अबाउट VSEPR नंबर डिस्क्राइब्स द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। क्या होता है कि अब आपको पता चल गया VSEPR थ्योरी जो है वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बताती है। अब देखो यहाँ पे आपको VSEPR नंबर दे रखा है। VSEPR नंबर क्या होता है थोड़ी देर में देखोगे। उससे पहले अगर VSEPR नंबर 2 है तो शेप कैसी होगी? लीनियर। अगर 3 है तो विच मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर। फिर अगर 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 है तो ऑक्टाहेड्रल, 7 है तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये क्या है? अकॉर्डिंग टू VSEPR। किसके अकॉर्डिंग है ये? अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। अब कैलकुलेट कैसे करोगे VSEPR नंबर को? तो देखो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इज इक्वल्स टू हाफ नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ एटम लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम बाय सिंगल बॉन्ड। कैसे कैलकुलेट करोगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल एटम के अराउंड? सिंपल सा फॉर्मूला है, हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ साइड एटम्स, नंबर ऑफ साइड एटम्स। ये इजीएस्ट सा, सबसे आसान सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को कैलकुलेट कर सकते हो। अब मान लो यहाँ पे नेगेटिव आपको कोई एटम दे रखा है, जैसे x माइनस या फिर x+3, तो क्या करोगे? फॉर नेगेटिव आइंस एड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। मीन्स अगर जैसे आपके पास x माइनस है तो नेगेटिव आइन है ये, तो नेगेटिव आइन में क्या करोगे? जितना नेगेटिव चार्ज आपको गिवन है उतना आप ऐड कर दो इस फॉर्मूले के अंदर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर x माइनस हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ साइड एटम्स प्लस
जो भी जितना भी आपके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा तो क्या करोगे, सेम फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे आप -3 कर दोगे। ओके, अब हम बात करते हैं फॉर पॉजिटिव आयन, सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू द यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द आयन फ्रॉम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। तो ये चीज आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी कि नेगेटिव आयन्स जितने होंगे उतने आप ऐड कर दोगे फॉर्मूले में, और जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज the number of bond pair is equals to total number of atom linked to the central atom by single bond। मीन्स नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर निकालना हो अगर आपको, तो आप कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम जितने भी सेंट्रल एटम के साथ सिंगल बॉन्डेड एटम जितने भी हैं वो आपका नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर बताएंगे। ओके, इसी तरीके से अगर आपको नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने हैं, ये तो बात हो गई बीपी की, बॉन्ड पेयर की। अब अगर आपको लोन पेयर निकालने हैं तो लोन पेयर कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनमें से जितने शेयर हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स आ जाएंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। तो VSEPR थ्योरी को अगर हम एक बार क्विक रिकॉल करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, तो VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग आप मॉलिक्यूल्स की शेप को कैलकुलेट करते हो। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की शेप को कैलकुलेट कैसे करते हो कि इनका एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि रिपल्शन कम से कम हो पाए। ओके, और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होता है उसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल। इसके अलावा यहाँ पे लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर देखने को मिलते हैं। लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन देखने को मिलता है, वहीं सबसे कम रिपल्शन देखने को मिलता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर में। ठीक है, ये पॉइंट आपको बिल्कुल नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू VSEPRT। फिर आपने पोस्टुलेट्स देखी VSEPRT की कि अगर सेंट्रल एटम के पास बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जो शेप होगी कंपाउंड की वो सिमेट्रिकल होती है। अगर वहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हैं तो जो शेप हो जाएगी दैट विल बी अनसिमेट्रिकल। ओके, फिर आपने ऑर्डर ऑफ रिपल्शन देखा, और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि जैसे जैसे आप नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हो वैसे वैसे बॉन्ड एंगल जो होता है इट विल डिक्रीज बाय 2.5 डिग्री। ओके, सो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था दैट इज बिटवीन H2O एज वेल एज H2S इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। आपको पता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम फॉर H2O। फिर आपने देखा VSEPR नंबर को कैलकुलेट करना, या फिर उसके अकॉर्डिंग आपने शेप्स देख ली, जैसे कि अगर VSEPR नंबर 2 है तो शेप विल बी लीनियर, 3 है तो ट्राइगोनल प्लानर, 4 है तो टेट्राहेड्रल एटसेट्रा। फिर आपने देखा कि आप VSEPR नंबर या फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर्मूला सिंपल था, हाफ इनटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ साइड एटम्स, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो आप उतने ही चार्ज को प्लस कर देंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज आयन है तो उतने ही पॉजिटिव चार्ज को आप माइनस कर देंगे। ओके, फिर बॉन्ड पेयर निकालने के लिए जितने भी टोटल नंबर ऑफ एटम्स लिंक्ड हैं सेंट्रल नंबर के साथ जो कि सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड हैं तो उससे आप बॉन्ड पेयर निकाल लोगे। लोन पेयर निकालने हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को माइनस कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अबाउट द VSEPRT थ्योरी। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल गुरमंत्रा। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड ऑल्सो आपके लिए माइंड मैप्स का 2nd एडिशन अवेलेबल है ऑन Amazon एज वेल एज Flipkart। ओके, सो डोंट forget to like, share and subscribe the YouTube channel. Thank you very much.